आइए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। तो इसका देखिए, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। और हीरे का जो अपवर्तनांक होता है यानी कि रिफ्रैक्शन होता है वो 2.42 होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका क्रांतिक कोण केवल 24 डिग्री का होता है। अतः जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होते रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो दूसरा का इसमें जो है वो ऑप्शन डी जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, गैस्ट्रीन हार्मोन एक पाचक हार्मोन है। ठीक है, जो पाचन संस्थान की जैविक क्रियाओं को विनियमित करता है। तीसरा नंबर आइए, तीसरा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। तो तीसरा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, टार्टेरिक अम्ल। और यह अम्लता नियामक और खाद्य पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। चौथा नंबर आइए, चौथा बोल रहा है पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो चौथा का हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा का, यानी कि फैट का। नेक्स्ट आइए पांचवा नंबर में, पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पांचवा का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। वायुमंडल आयन की अधिकता से दांतों की बीमारी जिसे फ्लोरोसिस कहा जाता है होती है। इस बीमारी में दांतों का बाह्य आवरण प्रभावित होता है तथा दोनों में पीलापन होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीड आयन जो है इससे अपच नहीं होता है, बल्कि क्या होता है इससे फ्लोरिस होता है। ठीक है, ये दांतों की बीमारी है, इससे दांतों की बीमारी होता है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आइए 6 में, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। तो छठा का हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण। और यह एक एल्केलॉइड होता है और लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। इसी प्रकार कैरोटीन और एंथोसाइनिन गाजर के पीले एवं क्रमशः लाल रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। 7वां नंबर में आइए, 7वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं अंकुर का तेल जो है वो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। 8वां नंबर आइए, मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो मस्तिष्क किस लिए जिम्मेदार है। तो 8वां का डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों के लिए। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, 9 नंबर बोल रहा है कि दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो 9 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को ये सही से नहीं देख सकता। 10वां नंबर में आइए, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। तो कौन सा दर्पण होता है। तो ये बी हो जाएगा, अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की हुई होती है तथा अंदर का तल परावर्तक होता है और इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है, इसलिए इस दर्पण का प्रयोग दंत चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। 11 नंबर में आइए, 11 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो 11 को हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो अदिश राशि होती है। वेक्टर और स्केलर होता है, तो अदिश को बोलते हैं स्केलर और वेक्टर को बोलते हैं सदिश राशि। ठीक है, तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे अदिश राशियां कहते हैं। 12 नंबर आइए, वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो 12 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। वायु में ध्वनि की संचरण अनुदैर्घ्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में होता है। 13 नंबर आइए, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो 13 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, वाट। ठीक है, और विद्युत शक्ति का फॉर्मूला अगर बोलें तो क्या होता है। तो वोल्टेज इंटू करंट यानी कि विद्युत धारा। ये विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। तो एम्पियर होती है।
14 नंबर में आइए, नीला थोथा रासायनिक रूप से है। तो नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा या तूतिया या कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4 है और इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। और कॉपर सल्फेट कई यौगिकों के रूप में पाया जाता है जिनमें क्रिस्टलन जल की मात्रा अलग अलग होता है। कॉपर सल्फेट का उपयोग औषधि के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 15 नंबर में। 15 नंबर बोल रहा है धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है। तो किस रूप में? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मुक्त स्थिति में। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किस कारण होता है? तो 16 का हो जाएगा यहाँ पे जड़त्व, इसको बोलते हैं इनर्शिया के कारण। नेक्स्ट आइए 17 नंबर। 17 नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कागज का जलना। ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो 18 का हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, खारवेल। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य बन गया था। यहाँ चेदी वंश के महामेघवाहन कुल का शासन था। इसी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा खारवेल हुआ। उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुफा के शासक खारवेल का एक बिना तिथि का उल्लेखित अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल का बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट है ये 19 नंबर में। 19 नंबर बोल रहा है कि मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, यह क्या है? तो 19 का हो जाएगा ये ऑप्शन सी, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में। 20 यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित कालानुक्रम में व्यवस्थित की जो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसका हो जाएगा 20 का ऑप्शन बी, जहांदार शाह जो है, पहले जहांदार शाह हो जाएगा। इसका शासनकाल था 1712 से 1713 ईस्वी। उसके बाद फिर मोहम्मद शाह हुआ, इसका शासनकाल था 1719 से 1748 ईस्वी। उसके बाद अहमद शाह हुआ, अहमद शाह का शासनकाल था 1748 से 1754 ईस्वी। उसके बाद आलमगीर टू हुआ, ये 1754 से 1759 तक इसका शासनकाल था। नेक्स्ट है ये 21 नंबर में। 21 नंबर बोल रहा है निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो 21 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने। बेल्जियम वासी फ्रांसिस्को पल्सर्ट डच ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था जो 1618 ईस्वी में कंपनी की व्यावसायिक सेवा में पूर्व के लिए रवाना हुआ था तथा भारत में कनिष्ठ व्यापारी के रूप में नियुक्त हुआ। और मुसल्लीपट्टनम से थल मार्ग द्वारा सूरत की यात्रा के पश्चात उसे आगरा भेजा गया जहां वह 7 वर्षों तक रहा। उस समय भारत पर जहांगीर का ही शासन चल रहा था और 1626 ईस्वी में उसने मुगल साम्राज्य पर एक लेख लिखा था जिसका अनुवाद W.H. मोरलैंड तथा P. गेल द्वारा अनुवादित किया गया था तथा इसे जहांगीर के भारत के रूप में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में। 22 नंबर बोल रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, M.A. जिन्ना ने। नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और बंबई तथा संयुक्त प्रांत में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इन्हें खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया जिसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक, उदारवादी व व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय जैसे लोग शामिल थे। 23 नंबर बोल रहा है कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे
अ, हो जाएगा नगलापुर का। ठीक है, 23 का इसका सही आंसर हो जाएगा बी। विजयनगर के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय ने नगलापुर नामक नए नगर की स्थापना की थी। इसके साथ ही प्रसिद्ध हजारा एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का भी निर्माण कराया। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। इसने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियां भी धारण की। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को परित्याग कर दिया था? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग संहार। कब हुआ था हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और साथ ही शंकर नायर ने इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ये दोनों घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर में आइए। 25 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलित नहीं है? तो 25 का यहाँ पे डी जो हो जाएगा ये सही सुमलित नहीं है। चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं 1528 में हुआ था। ठीक है, और बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को बुरी तरह पराजित किया था। 26 में आइए, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो 26 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, चोल। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तीन बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो लगभग 200 वर्ष तक चला। और इस त्रिकोणात्मक संघर्ष का अंत गुर्जर प्रतिहार की अंतिम विजय से हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका एक्सप्लेनेशन भी इस वीडियो में मैंने जितना भी एक्सप्लेनेशन किया है, जितने भी क्वेश्चन का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है। तो आप लोग इसे अच्छे से सुनिएगा और देखिएगा। 27 नंबर में आइए। 27 बोल रहा है बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन डी, रुद्रदामन प्रथम ने। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि 170 ईस्वी में रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए करवाई थी, और यह झील चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उसके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट आइए 28 नंबर, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किन्हें सौंपा गया था? तो 28 का यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी को सौंपा गया था। तो 28 का ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में। 29 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो 29 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने की राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। 30 नंबर में आइए। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सारा बंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो 30 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। सारा बंदी आंदोलन का प्रारंभ 1922 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, और इस आंदोलन में किसानों ने कर न देने का निर्णय लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय वकील, राजनीतिज्ञ, कर्ता तथा भारत के पहले उप प्रधानमंत्री व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता था। 31 नंबर में लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा भी है एग्जाम में। 31 का हो जाएगा ऑप्शन ए, श्याम जी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट आइए 32 नंबर में। 32 नंबर बोल रहा है फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन ए, हाजी शरीयतुल्लाह ने। फरैजी आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। ठीक है, और हाजी शरीयतुल्लाह ब्रिटिश भारत के प्रमुख इस्लामी सुधारक थे, और फरैजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को गैर इस्लामी प्रथाओं को छोड़ने तथा अपने कर्तव्यों के पालन हेतु प्रेरित करना था। नेक्स्ट आइए 33 में।
1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो 33 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 में पास हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट आइए 34 में 34 नंबर बोल रहा है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो 34 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के दरबार में। भारत में यूरोपीय चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ, लेकिन चित्रकला का पूर्ण विकास अकबर के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? ये कौन थे? तो 35 का इसका सही आंसर हो जाएगा, 35 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। 36 नंबर आइए, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड कैनिंग की नियुक्ति 1856 ईस्वी में हुई थी और 1857 के महाविद्रोह के बाद 1858 में एक अधिनियम पारित कर भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था और इस समय गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था और वायसराय के पद पर कैनिंग 1862 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में, 37 नंबर बोल रहा है किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 37 का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, अल-बरूनी के द्वारा। और किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद की रचना अरबी भाषा में अल-बरूनी द्वारा की गई। अल-बरूनी का नाम था क्या था? अब्बू रिहान के नाम से भी जाना जाता है। 38 नंबर में आइए, निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 38 का हो जाएगा यहाँ पे डी जो है गिब्सन, ये ब्राज़ील सही सुमेलित नहीं है। गिब्सन रेगिस्तान जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक विशाल मरुस्थल है। ठीक है, तो ये आप लोग सुधार कर लीजिएगा। 39 नंबर में आइए, 39 बोरा निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो 39 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिसिसिपी। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में, 40 नंबर बोरा निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो 40 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मोग। द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे स्मॉग, ओजोन, पैराक्सीएसिटिल नाइट्रेटस, ये सब द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं। 41 नंबर में आइए, 41 बोल रहा है दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 41 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हंगुल या कश्मीर स्टैग से। यूँ तो कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियल तथा येलो थ्रोटेड मार्टन तीनों ही डची गाम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, लेकिन डची गाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल लाल हिरन की एक उप प्रजाति है जो केवल कश्मीर में पाई जाती है। ज्ञातव्य है कि डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी और यह उद्यान जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है, जो वर्तमान में राज्य का दर्जा इससे छीन लिया गया है। तो ये इस तरह से इम्पॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, दाची ग्राम बहुत बार पूछा भी है विभिन्न स्टेट के एग्जाम में। 42 में आइए, 42 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो 42 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मनरेगा। ठीक है, और पहले था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नरेगा था और इसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 ईस्वी को किया गया था और इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति 5 सितंबर 2005 को प्रदान कर दी गई थी और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कर दिया गया। नेक्स्ट आइए 43 में, 43 बोल रहा है इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो 43 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कूड़ा कचरा को जलाने के लिए।
इंसिनरेटर्स का प्रयोग एक रासायनिक अभिक्रिया में किया जाता है जिसे भस्मीकरण कहते हैं। इसमें किसी सामग्री विशेषकर कार्बनिक रासायनिक वाली सामग्री को जलाया जाता है। नेक्स्ट आइए 43 हो गया। 44 में आइए। 44 में बोल रहा है आइंस्टीन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत के लिए। और ये 1879 ईस्वी में जर्मनी में जन्मे अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार का श्रेय प्राप्त है और इसी कार्य के लिए इन्हें वर्ष 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 45 नंबर में आइए। 45 बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे कूट दिया गया है। ठीक है, तो 45 का देख लीजिए, मैं इसी में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे बोल रहा है वन अनुसंधान संस्थान, ये हो जाएगा हमारा देहरादून में, तो ए का हो जाएगा 3। भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान, तो इसका हो जाएगा झांसी, बी का हो जाएगा 4। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, इसका हो जाएगा जोधपुर। उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका हो जाएगा नई दिल्ली। तो इस तरह से 45 का इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 46 में। 46 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। तो 46 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सलेम जो है ये इसके नज़दीक, कच्चे सामग्री के नज़दीक नहीं है। और देखिए जमशेदपुर आपका झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में, दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में है और सलेम जो है वो तमिलनाडु में है, इस्पात कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। 47 नंबर आइए, यहाँ पे भी आपको कूट में मिलाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मिलाते हैं, नगर है और नदी है। ठीक है, तो देखिए खार्तूम जो है, खार्तूम सूडान, ये नील नदी के किनारे है, ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ब्राज़वेले कांगो है जो जैर कांगो नदी के समीप है, तो देखिए ब्राज़वेले का हो जाएगा जैर, तो बी का 1। रॉटरडम जो है वो नीदरलैंड्स में है, ये राइन नदी के किनारे है, तो ये सी का 4 हो जाएगा। पेरिस आइए, पेरिस सेन नदी, यहाँ पे ये हो जाएगा, तो एक इसका 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 48 नंबर में। 48 यहाँ पे देख लीजिए। 48 नंबर बोल रहा है भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1980 ईस्वी में। और यह 25 अक्टूबर 1980 से अधिनियमित माना जाता है। 49 नंबर आइए, निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है। तो 49 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, जोजिला। कश्मीर के जोजिला दर्रे से होकर श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग है। इस दर्रे से होकर जोजिला टनल बनाई जा रही है जो लेह लद्दाख क्षेत्र को पूरे वर्ष जोड़े रखेगी। और बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। वहीं पे चुम्बी वैली तिब्बत में स्थित है, यह तिब्बत को सिक्किम और भूटान से जोड़ती है। वहीं पे सीप किला दर्रा हिमालय के रास्ते चीन को भारत से जोड़ता है। नेक्स्ट आइए 50 नंबर में। 50 बोल रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस में 4000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है। तो 50 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने संयुक्त रूप से विश्व का सबसे बड़ा 4000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के जयपुर में स्थापित करने की योजना बनाई है। 51 नंबर आइए, निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। तो 51 का हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बैकाल झील, और इसकी गहराई करीब 1637 मीटर यानी कि 5369 फीट है। नेक्स्ट आइए 52 में। बोल रहा है इसमें से कौन सुमलित नहीं है। तो 52 का हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, ज्वालामुखी जम्मू एवं कश्मीर, ये सही सुमलित नहीं है। ठीक है, देखिए बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से
पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह भारत की नहीं अपितु दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी से प्रथम बार उद्गार जो हुआ था वो 1787 ईस्वी में हुआ था, तो इसलिए ये यहाँ पे गलत है। 53 आइए, 53 बोल रहा है निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाया जाता है। सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री से लेकर उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। 54 में आइए, 54 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो 54 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में स्थित माउंट कोटोपैक्सी और निष्क्रिय ज्वालामुखी अगर बोलेगा तो वो एकांगुआ दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप में है। 55 नंबर में आइए, 55 बोला निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपीज। शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में स्टेपीज कहलाते हैं। इनका विस्तार मध्य यूरोप से लेकर पूर्व में साइबेरिया तक फैला हुआ है। 59 आइए, राम सेतु आदम्स ब्रिज शुरू होता है कहाँ से, तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन ए, धनुषकोडी से। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। 57 में आइए, यहाँ पे 57 में बोल रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन डी, रिफ्ट घाटी का। रिफ्ट घाटी का उदाहरण है और इसे एशिया का मृत सागर भी रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 58 में। 58 जो है बोला राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी सभी में। और भारत संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किया गया है और ये जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व। 59 आइए, 59 बोला निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था, तो 59 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। इनका कार्यकाल था 1884 से 1888 तक का और ये समय समय पर कांग्रेस की आलोचना करते थे और इनका मजाक उड़ाते थे यह कहकर कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। 60 नंबर में ये राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 60 का हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 1952 ईस्वी में। और इसकी पहली बैठक जो थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट आइए 61 नंबर में। 61 बोल रहा है सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था, तो 61 का हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, केंद्र तथा राज्यों के मध्य। सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 ईस्वी में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1987 में सरकार को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में राज्यों को और अधिक वित्तीय स्वतंत्रता दिए जाने की सिफारिश की गई थी और राजमन्नार एवं पुंछी आयोग का गठन भी केंद्र ने राज्य के संबंधों की समीक्षा के लिए किया था। 62 में आइए, 62 बोल रहा है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा, तो ये हो गया 62 का सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 100 में इसका उपबंध किया गया है। नेक्स्ट आइए 63 नंबर में। 63 बोल रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है, तो ये किस लिए देता है, तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। इसका अनुच्छेद 40 में ये वर्णन किया गया है।
नेक्स्ट आइए 64 में। 64 बोल रहा है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो 64 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को मनोनीत किया जाता है और इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा से 15 सदस्य तथा राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। और वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो हैं वो अधीर रंजन है, जो कांग्रेस के नेता हैं और लोकसभा में विपक्ष के भी नेता हैं। नेक्स्ट आइए 65 नंबर में। 65 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो 65 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक मामले में संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विधि को मान्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 368 में व्यक्त संसद की संविधान संशोधन शक्ति की समीक्षा की थी। तो यहाँ पे अवधारणा प्रतिपादित की थी, तो कौन सा विवाद था? तो ये हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो विवाद था उसमें। तो यहाँ पे इसका कोई वर्णन नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाता। 66 आइए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा के प्रति। देखिए संविधान का अनुच्छेद 74 वन या उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों के संचालन एवं शक्तियों के प्रयोग में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और संघ की मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आइए 67 में। 67 बोल रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो 67 का हो जाएगा इसका ऑप्शन बी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत। नेक्स्ट आइए 68 में। 68 बोल रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो 68 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है। तो आर्टिकल 32 को भी पूछता है। अनुच्छेद 32 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहकर संबोधित किया था। तो इस वजह से तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि संविधान की आत्मा कौन कहलाता है। कभी बोल देगा आर्टिकल 32 या फिर उसका वर्णन कर देगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 32 में है। तो अतः इन्हें आत्मा संविधान का आत्मा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 69 में। 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। तो कैसे उसे हटाया जाता है? तो 69 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। देखिए नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश अगर राष्ट्रपति उस पर फिर उन्हें आदेश वो देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति द्वारा देखिए एक तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए जो है यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ये थोड़ा सा यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि संसद पे ही उस पर कार्रवाई करती है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर मतलब उसमें फिर वहाँ पे वोटिंग होता है और बहुमत होना चाहिए कितना, 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक है, तो तभी वहाँ पे हटाया जाता है 69 का। यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसका सही इसमें जो ऑप्शन जो एकदम सूटेबल है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 70 नंबर आइए। 70 बोल रहा है प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन 70 का बी।
जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर प्रथम स्पीकर थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जब स्पीकर को हटाने की कार्रवाई होती है तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता, परंतु उसे लोकसभा में बोलने तथा कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। उसे मतदान का अधिकार होता है, परंतु मत बराबर होने की स्थिति में वह मतदान नहीं कर सकता है। 71 नंबर में आइए। 71 बोल रहा है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से वह कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो 71 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 4 और 5। ठीक है, शक्तियों के अनुच्छेद 4 और 5 में इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 4-5 में क्या है कि संघ और राज्य क्षेत्र की पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन और भारत की नागरिकता प्रकरण अनुच्छेद 5 में इसका वर्णन किया गया है। 72 नंबर में आइए। 72 बोल रहा है अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। तो 72 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 263 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, किस चीज़ का? तो देखिए, भारत राज्यों का संघ है, इसलिए संविधान निर्माण के समय में यह महसूस किया गया था कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य अथवा राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होगा और इन विवादों का निपटारा करने के लिए प्राधिकरण होना चाहिए, और इसी विचार के कार्यों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 263 में प्रावधान किया गया है। और इस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे इस परिषद का गठन करें। तो इम्पोर्टेंट इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट आइए 73 में। बोरा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो 73 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, और इस संबंध में अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आइए 74 नंबर। 74 नंबर बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो देखिए 330 और 332 में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। नेक्स्ट आइए 75 में। 75 बोल रहा है उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो 75 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 3 इसमें सही है। ये सब भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु विदेशियों को नहीं। नेक्स्ट आइए 76 नंबर में। बोल रहा अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन बी पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की। इस समिति का गठन अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में किया गया था और अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी और इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट में कुल 132 सिफारिश दी थी। इस समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त मानकर नामंजूर कर दिया गया था। उसके बाद फिर बलवंत राय मेहता ने फिर सिफारिश की थी त्रिस्तरीय, वही जो अभी बहुत सारे राज्यों में वही लागू है। नेक्स्ट आइए 77 का। 77 में बोल रहा है कि संशोधन में समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। तो ये बहुत लोग को पता होगा, ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये शब्द जोड़े गए थे और यह संशोधन डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। 78 में आइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? तो 78 का हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 79 में। बोल रहा है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड NTPC, ठीक है, यहाँ पे अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम किसका ये संयुक्त उपक्रम है? तो एक तो हो गया भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और दूसरा हो गया NTPC का। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। 80 में आइए। इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रामीण रोजगार। ये SJSRY से ये संबंधित नहीं है। यहाँ पे 80 का जो हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्रामीण जो रोजगार है वो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार नाम से यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 1997 से आरंभ की गई थी और यह संबंध थी। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं डाउट में रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये किससे, यहाँ पे नहीं बोल रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ग्रामीण जो रोजगार यहाँ पे है, हाँ सॉरी क्लियर हो गया इसका डाउट, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित ऑप्शन डी नहीं है। यहाँ पे ग्रामीण रोजगार है, जबकि ये शहरी रोजगार से संबंधित है SJSRY। SJSRY का फुल फॉर्म ही होता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जो कि 1997 से आरंभ की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे ग्रामीण न होकर के ये शहरी रोजगार से संबंधित था। तो इस तरह से करके ये टेस्ट सीरीज नंबर आज